इश्की सुबह उठी तो थोड़ा थकी हुई महसूस कर रही थी। रियांश नाश्ता लेकर उसके कमरे में आया और बोला, जल्दी से नाश्ता कर लो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। इश्की ने सिर उठाया और धीरे से कहा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। उसने घुटनों से अपना सिर उठाया और कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगी। रियांश ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ इश्की, स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? क्या किसी ने उसे कुछ कहा है? इश्की ने धीमे से कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा। उसे बस कुछ अजीब सा लग रहा। पता नहीं क्या हो रहा। वह कहीं नहीं जाएगी और आज घर पर ही रहेगी। उसका चेहरा उदास था। रियांश ने चिंतित होकर पूछा कि उसे क्या तकलीफ है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? इश्की ने बताया कि उसके पेट में दर्द है और कुछ अलग सा महसूस हो रहा। रियांश ने उसे पहले नाश्ता करने को कहा और बताया कि वह उसे दर्द की दवा दे देगा। जब इश्की बिस्तर से उठकर हाथ मुंह धोने गई, रियांश की नज़र बिस्तर पर पड़े खून के लाल धब्बों पर पड़ी और वह तुरंत समझ गया। क्या हुआ? इश्की के वापस आने पर रियांश उसके पास गया और बहुत प्यार से बोला, इश्की घबराओ मत, तुम्हें पीरियड शुरू हो गए हैं। ये हर लड़की के साथ होता है, मैं सब समझा दूंगा। इश्की यह सुनकर शर्म से नीचे देखने लगी और चुपचाप सिर झुका लिया। रियांश ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा ताकि वह सहज महसूस करे। तेज हवाओं के साथ उड़ती धूल ने गांव के पुराने मैदान को घेर लिया था। तभी चार काले एसयूवी एक साथ चीखती हुई ब्रेक के साथ रुकीं। गांव वालों की सांसें अटक गईं, क्योंकि आज वही दिन था जब एक हफ्ते पहले हुई रहस्यमयी मौत का हिसाब मांगने के लिए पंचायत बैठ रही थी। विक्रम प्रताप का दूसरा बेटा आरव अचानक संदिग्ध हालात में मृत पाया गया था और गांव भर को पता था कि ठाकुर किसी भी कीमत पर बदला लेकर ही शांत होंगे। गाड़ियों के दरवाजे खुले और विक्रम प्रताप अपने दोनों बड़े बेटों के साथ कड़क कदमों से मैदान की तरफ बढ़े। पेड़ के नीचे रखी कुर्सियों पर बैठते ही पूरा माहौल जैसे ठंडा पड़ गया। पंचायत के सबसे बुजुर्ग सदस्य धीरे धीरे उठे और हाथ के एक इशारे से भीड़ को शांत रहने का आदेश दिया। सभी खामोश थे जब अचानक विक्रम प्रताप खड़े हुए और अंगुली उठाकर विजय चौधरी पर दहाड़े कि उनके बेटे आरव की मौत के पीछे उसी चौधरी का बेटा जिम्मेदार है और उसे तुरंत सामने लाया जाए, क्योंकि आज फैसला यही होगा। विजय चौधरी का चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में सफाई दी कि उनका बेटा निर्दोष है, लेकिन यह बात आग की लपटों को और भड़काने जैसी थी। ठाकुर साहब गुस्से में उनका कॉलर पकड़ बैठे और दोनों तरफ खड़े हथियारबंद लोग तुरंत बंदूकें तान कर खड़े हो गए। माहौल बारूद की तरह दहक रहा था। तभी पंचायत के बुजुर्गों ने कड़े शब्दों में दोनों को अलग किया और चेतावनी दी कि यह पंचायत खून बहते देखने नहीं बैठी है। फैसला समझदारी से होगा। दोनों पक्ष चुप तो हो गए, लेकिन आंखों में जहर की तरह क्रोध भरा था। सबका ध्यान बुजुर्ग पर था। जब उन्होंने सबूतों की बात की, जंगल में मिली आरव की लाश, चश्मदीद गवाही और रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा था कि आरव की मौत अजय चौधरी के हाथों हुई है, विजय की आवाज टूटती गई कि अजय और आरव बचपन के साथी थे। ऐसा होना नामुमकिन है। जरूर किसी ने चाल चली है। लेकिन तभी सबके सामने अजय ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि उसका इरादा गलत नहीं था, पर गलत कदम उठ गया। मैदान एक पल को जम सा गया। विक्रम प्रताप की आंखें खून जैसी लाल हो उठीं और उन्होंने बंदूक सीधी तान दी। विजय चौधरी झपट कर अपने बेटे के आगे खड़े हो गए और कांपते स्वर में बोले कि कोई उनके बेटे को छू भी नहीं सकता। दुश्मनी चाहे जितनी पुरानी हो, लेकिन वह अपने बच्चे को मरने नहीं देंगे। माहौल फिर से फटने वाला था, लेकिन पंचायत के बुजुर्ग ने तेज आवाज में अंतिम फैसला सुना दिया कि कानून के मुताबिक एक ही रास्ता बचता है जिससे खून की दुश्मनी खत्म हो सके। दोनों घराने रिश्तेदारी में बंध जाएं। विजय चौधरी की बेटी इश्की की शादी विक्रम प्रताप के बड़े बेटे रियांश से कराई जाए, ताकि नफरत का जहर रिश्ते की मिठास में बदल जाए और गांव में शांति कायम रहे। अगले ही पल पूरा मैदान सन्नाटे में बदल गया। हर आंख एक ही जगह ठहर गई, उस लड़की इश्की पर, जिसकी पूरी जिंदगी आज इस अनचाहे फैसले की मुट्ठी में कैद हो चुकी थी। विक्रम के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और विजय चौधरी बिल्कुल टूटे हुए जैसे खड़े थे। सबकी नजरें अपने भाई के पास खड़ी उस 8 साल की बच्ची पर गई, जो इस कठिन समय में अपने भाई का हाथ पकड़े उसे हिम्मत दे रही थी। उसे यह पता ही नहीं था कि उसे बलि का बकरा बनाया जाने वाला है। विजय चौधरी चिल्ला उठा कि यह नहीं हो सकता। वह सिर्फ 8 साल की है, उसकी शादी कैसे हो सकती है? पंचायत के बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और कहा कि फिर अपने बेटे या बेटी में से किसी एक को चुन लो। बेटे को बचाना है तो बेटी को कुर्बान करो, और बेटी को बचाना है तो बेटे को मर जाने दो। यह सुनकर विजय चौधरी का पूरा शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर बैठ गया। विक्रम यही चाहते थे कि वह अपनी आंखों से उसकी हार देखें, और वह इसमें सफल हो रहे थे।
तभी ठाकुर परिवार के तीसरे बेटे रियांश ने यह सब सुना। उसने धीरे से अपने पापा से कहा कि भाई तो चला गया, वह वापस नहीं आएगा, लेकिन यह सब करने की क्या जरूरत है। विक्रम ने उसे ऐसी नजरों से देखा कि वह चुप हो गया। उन्होंने कहा कि अगर उसमें अपने भाई से प्यार होता तो विजय चौधरी के बेटे को पहले ही खत्म कर देता। रियांश चुपचाप सामने देखने लगा। पंचायत के बुजुर्गों ने विजय चौधरी पर फैसला मानने का दबाव बनाया। विजय ने अपनी छोटी बेटी को देखा, जो नासमझी में परेशान थी। वह बोली, भाई ये सब क्या कह रहे हैं। अजय का दिल टूट गया और उसने उम्मीद से अपने पापा की तरफ देखा। पापा, आपका क्या फैसला है। विजय चौधरी उठे, अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि जब तक बेटियां हैं तब तक तुम लोगों की जान बचती रहेगी। यह कहकर उन्होंने अपनी बेटी इश्की का हाथ पकड़ा। बच्ची बोली, पापा मुझे कहाँ ले जा रहे हो। विजय की आवाज कांप गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें अब उन अंकल के साथ रहना है, वे बहुत अच्छे हैं। फिर उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पंचायत के बुजुर्ग को दे दिया। विक्रम प्रताप से पूछा गया कि क्या अपने बेटे के साथ इस बच्ची का जीवन भर का बंधन उन्हें स्वीकार है। उन्होंने दोनों बेटों की तरफ देखा। रुद्र ने सिर झुका दिया, लेकिन रियांश चौंक गया। उसने कहा कि पापा यह जुल्म है, वह सिर्फ 8 साल की है, आप उसके सर पर यह जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं। विक्रम प्रताप ने उसे घूरा और रियांश चुप हो गया। उन्होंने कहा, मुझे यह फैसला मंजूर है, और तुरंत रस्म शुरू करने का इशारा कर दिया। रियांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, पापा यह क्या कर रहे हैं। वह बच्ची अभी कुछ भी समझने लायक नहीं है, उससे जीवन की जिम्मेदारी कैसे उठवाएंगे। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और कहता, रुद्र ने उसे चुप रहने का संकेत दिया। गांव के लोग नम आंखों से यह नजारा देख रहे थे। इश्की अपनी गुड़िया से खेलने में लगी थी। उसे पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर मोड़ दी गई है। विजय चौधरी को पंचायत से जाने के लिए कहा गया और वह अपनी बेटी को आखिरी बार देखकर भारी कदमों से जीप में बैठकर चले गए। इश्की ने अपने पापा को जाते देखा तो वह पीछे दौड़ी, लेकिन नौकरानी ने उसे दुपट्टे से खींचकर रोक लिया और वह गिर पड़ी। उसका घुटना छिल गया। रियांश तुरंत भागा। वह उसे उठाया, उसके कपड़े झाड़े और दुपट्टा ठीक किया। उसने उसे प्यार से कहा, रोते नहीं हैं गुड़िया, तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे। वह जानता था, बच्ची मान जाएगी। विक्रम प्रताप ने यह दृश्य देखा और धीमी मुस्कान दी और घोषणा की कि आज ही जीवन बंधन की रस्में पूरी हों, और अपने बेटे रियांश को बुलाकर कहा कि आज से यह बच्ची तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस क्षण को हल्के में मत लेना। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह हमारे परिवार की इज्जत है। जिस बात ने रियांश ठाकुर को अंदर तक हिला दिया था, वह थी उसके पापा की अचानक कही बात। पापा, यह आप क्या कह रहे हैं। आपको अंदाजा है मैं 20 साल का हूं और वह सिर्फ 8 साल की है। हम दोनों के बीच कितना बड़ा फर्क है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। वह बच्ची है, उसे तो यह भी नहीं पता कि उसका संसार एक पल में बदल चुका है। रियांश का दिल उस छोटी सी गुड़िया के लिए अजीब तरह से पिघल रहा था। वह हमेशा से ऐसे जालिम फैसलों के खिलाफ रहा था। लेकिन विक्रम प्रताप ठाकुर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने फैसला कर लिया है। अगर तुमने यह जिम्मेदारी नहीं उठाई तो मैं तुम्हारा वीजा फाड़ दूंगा और पासपोर्ट जला दूंगा। रियांश ने उन्हें खाली आंखों से देखा। आप मेरे सपनों को जलाने की धमकी देकर यह बंधन मेरे सिर पर रख रहे हैं। बिल्कुल सही समझा तुमने। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, इसे अपना मान लो। मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने बेटे आरव का मासूम चेहरा याद है, जिसे उसके ही भाई ने मिट्टी में मिलाया था। रियांश चुप हो गया। वह मजबूरी में पंडित के सामने जाकर बैठ गया। उधर 8 साल की इश्की अभी भी अपनी कपड़े की गुड़िया से खेल रही थी। अंकल, पापा कब आएंगे। उसके पूछते ही रियांश का दिल जैसे किसी ने मसल दिया। वह उसके पास झुका और बोला, मेरी बात सुनो गुड़िया, जो भी यह अंकल पूछें तुम्हें बस हाँ कहना है। उसकी आवाज अंदर तक टूट रही थी। कुछ देर बाद बंधन की सारी रस्में पूरी हो गईं। इश्की खुश होकर तालियां बजाने लगी और गोल गोल घूमने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी किस दिशा में धकेल दी गई है। रियांश ने आंखें बंद कर लीं। उसकी दुनिया उलट चुकी थी और वह बच्ची इस सच से बेखबर थी। रस्में खत्म होते ही वह गुस्से में और शर्म से जलते हुए वहां से उठा और अपनी गाड़ी में बैठकर हवेली की तरफ चला गया। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। दूसरी तरफ विक्रम प्रताप ठाकुर भी हवेली की ओर निकल गए। इश्की को नौकरानी के हवाले कर दिया गया और हुक्म दिया गया कि उसे हवेली तक पैदल लाया जाए। यह बच्ची गाड़ी में बैठने लायक नहीं है, ऐसा सख्त लहजे में कहा गया। कड़ी धूप में नौकरानी उसका हाथ पकड़कर पंचायत से कई किलोमीटर दूर हवेली तक घसीटती हुई ले आई। शाम हो चुकी थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचने लगी,
बड़ी ठकुराइन सावित्री की आवाज गूंजी। हत्यारे की बहन को मैं घर में कदम नहीं रखने दूंगी। ये नौकर बनकर ही रहेगी। इसकी हैसियत नौकरानी से ज्यादा नहीं ले जाओ। इसे और काम सिखाओ। उसी पल से इश्की पर जुल्म शुरू हो गया। नौकरानी ने उसकी गुड़िया छीन कर फेंक दी, फर्श पर पानी फैलाया और उसके छोटे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। इश्की रोती हुई कहती रही, मुझे यह सब नहीं आता। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पापा कहाँ चले गए? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। नौकरानी ने धक्का दिया और इश्की गिर पड़ी। उसका सिर चोटिल हो गया। फिर भी उसे जबरदस्ती फर्श रगड़ना सिखाया गया। दोपहर से शाम तक वह छोटी गुड़िया भीगे कपड़ों में कांपती हुई काम करती रही। तभी हवेली के बाहर गाड़ी रुकी और रियांश उतरा। उसने यह दृश्य देखा। इश्की भीगी हुई एक कोने में सिमटी हुई थी। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। क्या हुआ तुम्हें? उसके कांपते होंठ देखकर उसका खून खौल उठा। वह उसे पकड़कर अंदर ले गया। यह कैसी हालत बना दी इस बच्ची की? उसने जोर से पूछा। बड़ी ठकुराइन, सावित्री ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बच्ची नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसकी यही सजा है। रियांश ने गुस्से से कहा। मुझे शर्म आती है कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूं जहां यह सब होता है। 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा कोई जानवर भी नहीं करता। बड़ी ठकुराइन ने चिल्लाकर कहा। इसके परिवार ने मेरे बेटे को मिट्टी में मिला दिया और मैं इसे फूलों पर बिठाऊं? नहीं, यह इसी लायक है। रियांश ने उन्हें घूरते हुए इश्की का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया। उसने नौकरानी को बुलाया और उसे नहलाने का कहा और तुरंत उसके साइज के नए कपड़े मंगवाए। वो नहाकर बाहर निकली तो उसने अपने वजूद के चारों ओर टॉवल लपेटा हुआ था। वो छोटी मासूम सी गुड़िया उस समय रियांश का पूरा ध्यान खींच रही थी। इधर आओ गुड़िया, ये कपड़े पहन लो। यह कहकर वह बाहर निकल गया। जब वह वापस आया तो इश्की कपड़े पहनकर गीले बालों के साथ उसे देख रही थी। इधर आओ, मैं तुम्हारे बाल बना देता हूँ। उसने टॉवल से उसके बाल सुखाए और फिर उसके बालों में कंघी करने लगा। एक बार तो वह हल्का सा रो पड़ी। बाल खींचने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हें ठंड लग रही है? रियांश ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा तो उसने हाँ में सिर हिलाया और धीमे से बोली कि उसे भूख भी लगी है। यह सुनकर रियांश हैरान रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि हवेली वालों ने उसे भूखा रखा होगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। उसने अपने आंसू छुपाते हुए कमरे से बाहर कदम रखा और नौकरानी से खाने के बारे में पूछा। सर, खाना तो खत्म हो गया, अब रात के लिए बनेगा, अभी देर है। नौकरानी ने जवाब दिया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी के अभी फ्रेंच फ्राइज सैंडविच और बच्चों के पसंद की चीजें बनाकर आधे घंटे में कमरे में चाहिए। आदेश देकर वह वापस कमरे में आया। इश्की कंबल ओढ़े गीले बालों के साथ बिस्तर पर लेटते ही सो चुकी थी। वह कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी मासूमियत ने उसके दिल पर गहरा असर किया था। अगले 2 दिनों तक वह उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले जाता रहा। विक्रम प्रताप और बड़ी ठकुराइन ने विरोध किया, लेकिन रियांश ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि जब शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है तो अब मैं जो चाहूं वही करूंगा। आखिर वह समय भी आया जब रियांश ने एक छोटा सा बैग तैयार किया। उसमें उसने इश्की के लिए खरीदे गए कपड़े रखे और उसे लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। वह उसे अपने साथ विदेश ले जा रहा था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि हवेली में उसकी बीवी की इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में हैं। पता नहीं इश्की की आंखों में ऐसी क्या मासूमियत थी कि वह उसके दिल में उतरती जा रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि भले आगे क्या हो, लेकिन जब तक वह उसकी पत्नी है उसका ख्याल रखना उसका फर्ज है। फ्लाइट जब उड़ने लगी तो इश्की डर कर उसके सीने से चिपक गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छिपा लो प्लीज। वह रो पड़ी। रियांश ने उसका सिर सहलाया और उसे जूस दिया। इसे पी लो, सब ठीक हो जाएगा। हम नए घर जा रहे हैं, नया देश, समझती हो ना? वह प्यार से उसे बहलाने लगा। लंबी उड़ान के बाद वे लंदन पहुंच गए थे। वहां की ठंड उसके नन्हे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा थी। रियांश उसे अपने पापा के दोस्त के फ्लैट में ले आया, जो पढ़ाई के दौरान कुछ सालों के लिए उसे रहने को मिला था। वहां जरूरत की हर चीज मौजूद थी। वाह, ये कितना अच्छा है। यहाँ कितनी ठंड है, इतने सारे स्वेटर पहनने पड़ते हैं। हीटर ऑन करते ही उसे गर्मी महसूस होने लगी, तो एक एक स्वेटर उतारते हुए उसने रियांश की तरफ देखा और पूछा, मेरे पापा कब आएंगे? ये वही सवाल था जिससे रियांश कई दिनों से बच रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारे पापा, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ज़रूरी काम है, फिर वह तुम्हें आकर ले जाएंगे। तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसने दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाया। ठीक है। वह बस इतना कहकर अपने खिलौनों में व्यस्त हो गई। रियांश ने पूछा, तुम स्कूल जाती थी? इश्की ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मेरे एग्जाम्स भी होने वाले थे। कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें यहाँ नए स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा। चलो अब आराम करो, रात काफ़ी हो चुकी है, सुबह स्कूल ढूंढना है। रात में जब रियांश सोफे पर सोने जाने लगा तो इश्की ने उसे पुकारा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज़ लाइट जला दीजिए और वहाँ मत सोइए, यहीं सो जाइए। पापा मेरे साथ सोते थे, मुझे अपने कंधे पर सुलाते थे। और मम्मा, मैं मम्मा से अलग नहीं रह पाती थी। पता नहीं वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रियांश का दिल पिघल गया। वह आगे बढ़ा और उसके आंसू पोंछे। तुम्हें पता है, मेरी मम्मा मुझे लोरी सुनाती थी। ये सुनकर रियांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। बोला, लेकिन मुझे तो कोई लोरी नहीं आती। इश्की बोली, कोई बात नहीं, आप बस मेरे सिर पर हल्के हल्के हाथ फेरते रहना, मुझे अपने आप नींद आ जाएगी। वह 8 साल की बच्ची उसे जिंदगी के कई सबक सिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने किसी पोएम को लोरी की तरह सुनाकर उसे सुला दिया और फिर खुद चुपचाप सोफे पर लेट गया। जिंदगी उससे कैसा इम्तिहान ले रही थी। भगवान ने उसकी जिम्मेदारी एक ऐसी लड़की पर डाल दी थी जिसे उनके रिश्ते के बारे में कुछ पता भी नहीं था। सुबह वह उसे प्यार से उठाने लगा। प्रिंसेस उठ जाओ, तुम्हारे नए दिन की शुरुआत हो गई है, तुम्हारे स्कूल के एडमिशन के लिए जाना है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में डोनट्स बनाए हैं। वो जो सुबह जल्दी उठकर पास की बेकरी से डोनट ले आया था, उसे खुश करने के लिए झूठ बोल रहा था। वो एकदम से आंखें खोलकर उठ खड़ी हुई। डोनट्स मुझे बहुत पसंद है, मम्मी कभी कभी बनाया करती थी। उसकी हर बात में अपने माँ बाप का जिक्र होता था। ठीक है मेरी प्रिंसेस, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वह कहकर धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह स्कूल बैग लटकाकर बाहर निकली। वह किसी रुई की गुड़िया जैसी लग रही थी। उसके गाल एकदम लाल अनार जैसे हो रहे थे। बहुत ठंड है, वह अपने हाथों को रगड़कर कहने लगी तो रियांश हंस पड़ा। वह उसे लेकर पैदल ही पास के स्कूल की तरफ निकल गया। उसने सारी जानकारी पहले ही ले ली थी। वह उसे पढ़ाना चाहता था। उसकी आंखों में जो सपने थे वह उन्हें पूरा करना चाहता था और उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। स्कूल पहुंचते ही उसका एडमिशन हो गया और जब रियांश उसे छोड़कर जाने लगा तो अजनबी चेहरों के बीच वह रो पड़ी। आप मत जाइए, प्लीज, उसके बाजू को पकड़कर उसने रुकने की रिक्वेस्ट की। मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस 2 घंटे का की तो बात है। जैसे तैसे समझाकर वह बाहर निकला तो वो गेट पर खड़ी होकर उसे काफी देर तक देखती रही। घर आते ही वह अपने कॉलेज के लिए निकल गया और फिर ब्रेक लेकर वह उसे फ्लैट पर छोड़ आया। देखो, कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, किसी को जवाब भी मत देना। खाना मैंने फ्रीजर में रखा है, ओवन में गर्म कर लेना। तुम्हें कल बताया था ना, ओवन कैसे चलता है। उसने हाँ में सिर हिलाया। कॉलेज में भी रियांश का ध्यान हर पल उसी पर था। घर आते ही उसने उसे आवाजें दी। वह रसोई में नजर आई। रोटियां बनाने की कोशिश में उसने पूरा किचन गंदा कर दिया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये सब नहीं करना, तुम जल सकती थी। ये देखो क्या हाल कर दिया रसोई का। वह अपना सिर पकड़कर रह गया। इश्की झट से कमरे में भागी और रोने बैठ गई। अब रोने से क्या होगा, मेरी बात नहीं मानती और डांटता हूं तो रोने लगती हो। वह रसोई साफ करने लगा तो इश्की भी चुपचाप उसकी मदद करने लगी। ऐसे उल्टे सीधे काम मत किया करो, नहीं तो डांट पड़ेगी। रसोई साफ होने के बाद वह मुंह फुलाकर बेड पर बैठी थी। तब रियांश ने उसकी नाक दबाकर छेड़ा। आप बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। यह सुनकर रियांश हंस पड़ा। वो दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ जिंदगी काटने लगे। इश्की को स्कूल जाते कई महीने हो चुके थे और इन महीनों में रियांश ने उसे कभी अपनी बीवी के रूप में नहीं देखा था। ना वह देखना चाहता था। वह छोटी थी, बहुत छोटी। वह कैसे उसे अपनी पत्नी मान लेता। वह बस एक जिम्मेदारी निभा रहा था। वक्त गुजरता गया। इश्की अब बड़ी हो रही थी। उसके अंदर हो रहे बदलाव रियांश की नजरें खींच रहे थे। उसने इंटरनेट पर लड़कियों में आने वाले शारीरिक बदलाव पढ़ रखे थे और फिर एक दिन इश्की स्कूल जाने से मना करने लगी। क्या हो गया तुम्हें, इतनी अच्छी बच्ची थी और अब इतना चिड़चिड़ापन क्यों। वह अब 12 साल की होने वाली थी और इन सालों में रियांश उसकी हदों का पूरा ख्याल रखता आया था। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, बस घर पर ही रहना है, कहीं नहीं जाना। वह घुटनों में सिर देकर सिसकने लगी। रियांश ने उसके बाल सहलाए। ठीक है, पर हुआ क्या है। किसी ने कुछ कहा। हर सवाल का जवाब उसने ना में दिया। रियांश का सब्र खत्म होने लगा। तो फिर हुआ क्या है। वह उठी और कंबल हटाया तो बिस्तर पर पड़े धब्बों ने सब साफ कर दिया। रियांश तुरंत समझ गया। उसके बदलाव चीख चीख कर कह रहे थे कि वह अब जवानी में कदम रख चुकी है। रियांश ने गहरी सांस भरी और उसे प्यार से बुलाया। उसने उसे समझाया कि यह बिल्कुल सामान्य है और हर लड़की के साथ होता है। उसे घबराना नहीं चाहिए। यह हर लड़की की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। रियांश मुस्कुराया
तो इश्की भी मुस्कुरा दी। उसने उसे ढेर सारी चॉकलेट्स देकर उसका मन हल्का किया। इश्की चॉकलेट्स पाकर खुशी से उछल पड़ी। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे। वह उसके पास बैठकर एक एक चॉकलेट खोलकर खुद भी खा रही थी और रियांश को भी खिला रही थी। रियांश ने प्यार से पूछा, खुश हो तुम? इस एक सवाल ने इश्की को हंसने पर मजबूर कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। पता है, आप मेरे सबसे प्यारे भाई हैं। स्कूल में सब पूछते हैं कि ये कौन है, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि मेरे बड़े भाई हैं। सब तारीफ करते हैं कि मैं कितनी लकी हूँ। आप मुझे रोज छोड़ने आते हैं, अच्छे कपड़े दिलाते हैं, सबसे अच्छी चीजें दिलाते हैं। तो मैंने कह दिया कि ये सब मेरे भाई की वजह से है। आप मेरे भाई हैं ना? उसकी मासूमियत भरे शब्द सुनकर रियांश एकदम शांत हो गया। 3 साल से दोनों एक दूसरे के दोस्त की तरह जी रहे थे। रियांश ने एक छोटे बच्चे की तरह उसका पूरा ख्याल रखा था। लेकिन अब जब उसने असली रिश्ता पूछा तो रियांश सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दे। क्या सच बता दे कि वह उसकी बीवी है, जिसे उसके बाप और भाई ने अपनी जान बचाने के लिए उसे सौंप दिया था, या फिर कह दे कि किस्मत ने ऐसा कर दिया। वह उलझन में था। इश्की ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ? आप मुझे क्या कहें? मैंने तो आपको भाई कह दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप मेरे भाई हैं। आप मेरे क्या लगते हैं? क्यों नहीं बताते? रियांश चौंक गया। उसने उसके बालों को सहलाया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, मैं तुम्हारा सुपर हीरो हूँ। सुपर हीरो सब कुछ कर सकता है। अपनी छोटी प्रिंसेस के लिए सारी खुशियां खरीद सकता है, उसका ख्याल रख सकता है, उसे अपनी जिंदगी में जगह दे सकता हूँ। बस इतना याद रखना। इश्की खुश होकर ताली बजाने लगी। बहुत अच्छे, मेरे सुपर हीरो। उसने बची हुई चॉकलेट्स ड्रॉवर में रखकर लॉक लगाया। इन्हें मत खाइएगा, मैं कल खाऊंगी। आज मन भर गया। रियांश हंस पड़ा। उसकी मासूमियत उसे और भी प्यारी लगने लगी। 2 दिन बाद इश्की का रिजल्ट था और रियांश की मेहनत रंग लाई। इश्की टॉप कर गई थी। रिजल्ट लेकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह सपना जो उसने कभी दूर से देखा था, आज सच हो चुका था। सेशन खत्म होने पर रियांश ने उसे पहली बार पार्टी दी और एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर गया। इश्की जैसे ही बैठी, एक गोरा लड़का उसे देखकर गंदे इशारे करने लगा। इश्की घबराकर रो पड़ी और जोर से आवाज लगाने लगी, सुपर हीरो, सुपर हीरो। वहां मौजूद लोग हंसने लगे, लेकिन रियांश दौड़ते हुए आया। इश्की की उंगली के इशारे की तरफ देखा तो वह गोरा लड़का खड़ा उसे भद्दे इशारे कर रहा था। रियांश का खून खौल उठा। हवेली वालों के तेवर जाग गए। उसने आगे बढ़कर उस लड़के को बुरी तरह पीट दिया। लोग बीच बचाव करने लगे और इश्की रो रोकर बेहाल हो गई। खाना खाए बिना दोनों घर लौट आए। रियांश के होंठ और सिर से खून बह रहा था, जिसे देखकर इश्की घबरा गई थी। वह तुरंत फर्स्ट एड लेकर आई और उसके सामने बैठकर जख्म साफ करने लगी। रियांश ने हल्के स्वर में कहा, बस रोना बंद करो यार, मैं मर थोड़ी गया हूँ। ये सुनकर इश्की ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया। सुपर हीरो, ऐसे मत कहो। तुम ऐसे बोलोगे तो मैं मर जाऊंगी। रियांश एक पल के लिए ठिठक गया और उसे देखने लगा। और तुम क्यों मरोगी? उसने चौंक कर पूछा। इश्की की आंखें भर आईं, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। तुम नहीं तो मेरी जिंदगी नहीं। उसकी बातों में एक अजीब सच्चाई थी। वह अब बड़ी हो रही थी और साथ ही पहले से ज्यादा इमोशनल भी। इश्की उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। रियांश हैरान हुआ। हल्दी वाला दूध? ये तुम्हें कहाँ से याद आ गया? इश्की उसकी तरफ देखती रही। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। जब मैं गिर जाती थी तो मम्मी यही हल्दी वाला दूध पिलाती थीं और कहती थीं कि जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने आज तुम्हें दे दिया। वो मुस्कुराई तो रियांश भी मुस्कुरा दिया। और आगे से कभी मेरे लिए किसी से ऐसे मत लड़ना। क्यों? क्यों ना लड़ूं? आखिर तुम मेरी उसके मुंह से सच निकलने ही वाला था, लेकिन वह अचानक रुक गया। आखिर तुम मेरी प्रिंसेस हो और मेरी प्रिंसेस को कोई नुकसान पहुंचाए, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अपनी ही बात सुनकर वह खुद भी हैरान रह गया और उसी पल उसे महसूस हुआ कि इतने साल बच्चों की तरह उसके साथ रहते रहते वह उससे गहरा प्यार करने लगा है। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो मौसम एकदम बदला हुआ था। वह आंखें मलता हुआ रसोई में आया, लेकिन इश्की वहां नजर नहीं आई। अब वह इतना बड़ा हो चुका था कि दोनों का नाश्ता खुद ही बना लेती थी। उसे ढूंढते हुए वह बालकनी में आया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि इश्की बिल्डिंग के नीचे बारिश में गोल गोल घूमती हुई भीग रही थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया और फौरन नीचे उतरकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ में हाथ आते ही एक गर्म लहर उसकी रगों में दौड़ गई। क्या कर रही हो तुम? चलो अंदर आओ, भीग जाओगी। वह उसे लेकर अंदर आया और झुंझलाकर बोला, देखो, मैंने कहा था ना, तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम अपना ख्याल नहीं रखती। कपड़े चेंज करो।
उसके भीगे कपड़ों से नजरें हटाते हुए उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वह कपड़े बदलकर बाहर निकली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह लगातार छींकें मारने लगी। मैंने मना किया था न कि ये सब मत किया करो। इसके बावजूद भी वह उसे डांटने लगा, लेकिन इश्की उसे देख मुस्कुरा रही थी। बहुत डीठ हो गई हो तुम। हाँ, उसने मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाए और उसे दवाई पकड़ाई। इसे खा लो, वरना कल कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत होगी। इश्की बहुत होशियार थी और जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म कर चुकी थी। अब कॉलेज में एडमिशन का समय था। इतने सालों साथ रहने के बावजूद रियांश ने कभी उसे हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन अब उसके दिल में जैसे हलचल सी मचने लगी थी। उसकी खिलती जवानी उसे पिघलाने लगी थी, लेकिन वह जानता था कि उससे पहले उसे विश्वास में लेना जरूरी है। वह कानूनी तौर पर उसकी पत्नी थी, लेकिन उसे मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी था, ताकि उसे यह सब अजीब न लगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इश्की के सिर में तेज दर्द होने लगा। तभी रियांश का फोन बजने लगा। उसने उसे कई बार आवाज दी, पर शायद वह किचन में था। उसने खुद फोन उठाया। दूसरी तरफ किसी औरत की आवाज थी। कौन हो तुम? वही हो ना इश्की? वीजे चौधरी की बेटी। रियांश ने तुम्हें अपने साथ रखा है। उसे शर्म नहीं आती? जुर्माने में मिली लड़की को अपने साथ घुमा रहा है। तुम्हारी हैसियत तो नौकरानी से भी कम है। दिव्यांश को फोन दो। मैं उसे कहूंगी कि वह घर आए और मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। अपनी माँ से इतना नाराज ना रहे। फोन दो उसे। वह औरत तेज चीखने लगी। इश्की का दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा दिया। वह कांपते हुए बोली, सुपर हीरो! रियांश, रियांश! उसे ऐसे रोते देखकर दौड़ पड़ा और उसके हाथ से फोन लिया। मम्मी, आपने इश्की से क्या कहा है? वह रो रही है। तभी उसकी माँ ने चिल्लाकर कहा, मैंने उसे कहा है कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। रियांश के हाथ से फोन गिर गया। कमरा सूप जलने की खुशबू से भर गया। वह लड़खड़ाते कदमों से जाकर गैस बंद करता है। जो बात वह धीरे से उसे बताना चाहता था, वही उसकी माँ ने सबसे बुरे शब्दों में बता दी थी। अब शायद इश्की कभी उस पर भरोसा न करे। वह क्या कह रही है? पहली बार इश्की उस पर चिल्लाई, कुछ नहीं, छोड़ो, दवा खाई तुमने? वह बनावटी मुस्कान लाकर बोला। तभी इश्की ने उसका कॉलर पकड़ लिया। बताइए ना, कौन है आप? मैं कौन हूँ? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मुझे पापा के पास क्यों नहीं ले जाते? क्या रिश्ता है हमारा? वह जोर जोर से चिल्लाई। रियांश ने गहरी नजरों से उसे देखा। मैं तुम्हें बताने ही वाला था। इश्की इश्की ने उसकी बात काट दी। क्या बताने वाले थे? क्योंकि आपने कभी बताया ही नहीं। कभी सुपर हीरो, कभी बिग हीरो। आप बताते क्यों नहीं हैं कि आप मेरे क्या लगते हैं? वह तड़प कर सवाल करने लगी। रियांश की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। उसने गुस्से में ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारा और सारा सामान गिर गया। कमरा आवाज से गूंज उठा। इश्की डरकर पीछे हट गई। रियांश उसके सामने आया तो वह दीवार से लग गई। कौन हूं मैं? तुम्हें नहीं पता? मैं तुम्हारा पति हूं, समझी? तुम क्या? इश्की की आंखें फैल गईं। बिल्कुल सच। 8 साल की थी तुम जब तुम्हारे भाई ने मेरे भाई का मर्डर किया था। उसके बदले में, खून के बदले, जुर्माने के तौर पर तुम्हें दिया गया था, ताकि तुम्हारे बाप और भाई की जान बच सके। हवेली वालों ने तुम पर जुल्म ढाने की कोशिश की, तो मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ ले आया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा, बिल्कुल वैसे जैसे माँ अपने बच्चे का रखती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जब तुम बीमार पड़ती हो तो मेरी जान पर बनाती है। तुम्हारा दुखी रहना मेरी आत्मा को चोट पहुंचाता है। मैंने हर मौके पर यह ध्यान रखा कि तुम्हारी हंसी तुम्हारे होठों से कभी दूर ना जाए, कोई दुख कभी तुम्हारे पास ना आए। मैंने तुम्हें बिल्कुल शीशे की तरह संभाल कर रखा, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर तुम गिरोगी तो टूट जाओगी। मैंने हर समय तुम्हें टूटने से बचाया और अपनी ख्वाहिशों को रोक कर रखा। तुम सिर्फ 8 साल की थी। मैं तुमसे पति पत्नी का रिश्ता कैसे बना सकता था? मैं 20 साल का जवान था। तुमसे दूर कैसे रहता? लेकिन मैंने यह सब किया सिर्फ तुम्हारी खातिर इश्क ही कि सिसकियां तेज हो गईं। वह जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और आज उसे पता चला कि उसका सुपर हीरो, जिसे वह बचपन से देखती आई है, कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति था। रियांश बोला, अगर तुम्हें यह रिश्ता पसंद नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम किसी और के साथ बेहतर जिंदगी गुजार सकती हो, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे। लेकिन इससे पहले ही इश्क ही एक झटके से सीधी हुई और दौड़कर उसके पास आई। उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऊपर वाले की कसम, रियांश, ऐसा मत कहिए। वह वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रोते हुए कहा, मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है। सुपर हीरो के रूप में आप मेरे रक्षक हैं। आपने मुझे उस बुरी रस्म से बचाया, मुझे नौकरानी बनने से बचाया, मुझे समझदारी दी, शिक्षा दी, मेरा ख्याल रखा, बिल्कुल एक माँ की तरह। मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं पहले दिन से आपसे प्यार करती हूँ।
लेकिन इस प्यार को मैंने अपने दिल में छिपाए रखा कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, आप गलत ना समझ लें, आप मुझसे दूर ना चले जाएं। लेकिन आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? रियांश भी उसके साथ जमीन पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, क्योंकि मैं इस रिश्ते को हमारे बीच साफ साफ बताकर तुम्हें और खुद को इम्तिहान में नहीं डालना चाहता था। कई बार मेरा दिल धड़का, कई बार मेरा दिल चाहता था कि मैं तुमसे अपना हक मांगूं, लेकिन नहीं, मैंने खुद को रोका। क्या मैंने गलत किया? तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करके क्या मैंने कोई गलती की? इश्की तड़प कर सीधी हुई और अगले ही पल उसके गले लगकर उसके सीने से चिपक गई। उसने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। आप मेरे सुपर हीरो हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे पति हैं। ये कहते कहते उसकी आवाज कांप गई। रियांश रोते रोते हंस दिया और बोला, शुक्र है बच्चों की तरह पालने के बाद तुमने मुझे पापा नहीं कहा और हस्बैंड माना। यह सुनकर इश्क ही खुलकर हंस पड़ी। रियांश ने उसके चेहरे पर बिखरे बाल हटाए और उसे अपने पास खींचते हुए उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इश्की ने सिर झुका दिया और बोली, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। आपने हमारे गांव की गंदी परंपराओं को मेरी जिंदगी से दूर किया और मुझे नई जिंदगी दी। अगर मैं पूरी जिंदगी आपके पैर धोकर भी पी लूं, तो भी मैं आपका एहसान नहीं चुका सकती। वह रो भी रही थी, हंस भी रही थी और रियांश के दिल में और गहराई से उतर रही थी। रियांश ने उसे कसकर गले लगाया, दोनों गालों को चूमकर यह भरोसा दिलाया कि वह उसे बहुत प्यार करता है और उसे अपनी जिंदगी में हमेशा रखना चाहता है। उसने कहा, हम हवेली जाएंगे, अपना रिश्ता सबके सामने मंजूर करवाएंगे और देखना, वह तुम्हें अपनी बहू मान लेंगे। एक हफ्ते बाद वे दोनों हवेली लौटने निकले। हवेली पहुंचने से पहले रियांश ने अपनी माँ को फोन किया और कहा, मैं अपनी बीवी के साथ वापस आ रहा हूँ। अगर आप लोग हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको जुर्माने में आई लड़की मेरी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं है, तो मैं कभी हवेली वापस नहीं आऊंगा। मैं पूरी जिंदगी इश्की के साथ यहीं रहूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, न उसे कभी नौकरानी बनने दूंगा। जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, न कल न आज। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि मैं वापस आऊं, तो आपको इश्की को मेरी बीवी के रूप में स्वीकार करना ही होगा। रियांश की आवाज की सख्ती से बड़ी ठकुराइन समझ गई कि वह जो कह रहा है उस पर अमल करेगा। बेटे की बात सुनकर वह तड़प उठी। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं सबको मना लूंगी, बस तुम वापस आ जाओ। तुम्हें गए 10 साल हो गए, तुम्हारा चेहरा देखने को मेरी बूढ़ी आंखें तरस गई हैं। अब हमारे पास लौट आओ। अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकती। पता नहीं कितनी जिंदगी बची है। मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हम उस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे। बस तुम वापस आ जाओ। उनके ये वादा करते ही रियांश खुशी खुशी इश्की को लेकर वापस आ गया। उनके लौटने की खबर मिलते ही विजय चौधरी बेचैनी से अपनी बेटी को देखने के लिए विक्रम प्रताप से माफी मांगकर हवेली पहुंच गए। जैसे ही रियांश और इश्की अंदर आए, उन पर फूलों की बारिश की गई। विजय चौधरी ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। पूरी जिंदगी आपका एहसान मानूंगा कि आपने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी। वह अपनी बेटी की तरफ देखकर फूट पड़े, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं स्वार्थी हो गया था। इश्की ने अपने पति की तरफ देखा और रियांश की आंखों का इशारा समझकर अपने पापा और रिश्तेदारों के गले लग गई। हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी ठाकुराइन और विक्रम प्रताप ने भी उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि दोनों ने इस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाया था। हवेली में खुशी के गाने बज रहे थे और सबकी सहमति से रियांश और इश्की ही की दोबारा शादी कराई गई। लाल कढ़ाई वाले जोड़े में इश्क ही बेहद प्यारी लग रही थी। रियांश जब कमरे में आया तो बेड पर बैठी इश्क ही ने शर्म से अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। रियांश उसके पास बैठा और प्यार से उसके हाथों को चेहरे से हटाया। इश्क ही की पलकें झुकी हुई थीं, चेहरा लाल हुआ जा रहा था। रियांश उसकी खूबसूरती को देखकर ठहर सा गया। उसने उसके हाथ थामकर प्यार से कहा, बहुत इंतजार करवाया तुमने। इश्की ने धीरे से पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा, मगर कुछ कहा नहीं। रियांश ने मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ कहोगी नहीं? खुश हो ना? तुम्हें मेरी उम्र ज्यादा होने से कोई दिक्कत तो नहीं? मैं तुमसे पूरे 11 साल बड़ा हूं। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो अभी बता दो। रियांश की आवाज में डर साफ झलक रहा था। इश्की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुपर हीरो, आप गलत सोच रहे हैं। मुझे किसी बात से कोई दिक्कत नहीं है। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे पाला। आपको तो दिक्कत होनी चाहिए कि इतने साल आपकी बीवी की तरह मैंने बच्चों वाली शरारतें करते हुए आपसे सेवा करवाई, जबकि पत्नियां तो पतियों की सेवा करती हैं। रियांश उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। ओह,
तो तुम्हें पता है कि पत्नियां सेवा करती हैं? उसने मजाक में पूछा। इश्की ने धीरे से कहा, रियांश, मैं अब 8 साल की बच्ची नहीं हूँ। अब मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे सब पता है। रियांश ने हंसते हुए पूछा। अच्छा, तो क्या क्या पता है? उसके शरारती अंदाज पर इश्की शर्माकर नजरें झुका ली। रियांश ने जेब से एक मखमली डिब्बी निकाला और उसमें रखे सोने के कंगन निकालकर इश्की के हाथों में पहनाए। फिर उसने उसके हाथों को चूमा तो इश्की हल्के से कांप गई और उसका चेहरा लाल पड़ गया। अगले ही पल रियांश ने उसे बाहों में भरा तो वह उसके सीने से लग गई। आई लव यू रियांश, इश्की ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा और रियांश ने खुशी से उसका माथा चूम लिया। उसे आज एहसास हुआ कि जिंदगी सच में खूबसूरत हो सकती है, बस साथ देने वाला दिल से अच्छा होना चाहिए। रियांश जैसा इंसान हो तो जिंदगी सच में स्वर्ग बन जाती है, जैसे इश्क ही की बन गई थी। रियांश ने वादा किया कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा और कभी किसी तकलीफ के करीब नहीं आने देगा। अगले दिन दोनों का रिसेप्शन था। तैयारी बेहद शानदार की गई। पूरा गांव हैरान था। पंचायत वाले हैरान थे, क्योंकि पहली बार जुर्माने में आई एक लड़की की शादी न सिर्फ सम्मान के साथ हुई थी, बल्कि उसका रिसेप्शन भी इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा था। गांव वाले इश्क ही की किस्मत की तारीफ कर रहे थे कि उसे रियांश जैसा सम्मान देने वाला पति मिला, जिसने उसे पढ़ाया संभाला और पूरे गांव में उसकी इज्जत बनवाई। रिसेप्शन के स्टेज पर बैठे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इश्कही ने सुनहरे रंग का लहंगा पहना था। भारी गहने और सुंदर मेकअप में वह किसी परी जैसी लग रही थी। रियांश उसे लगातार देखे जा रहा था। उसे यकीन नहीं होता था कि जिस बच्ची की वह छोटी बनाता था, नाश्ता खिलाता था, स्कूल छोड़ने जाता था, आज वही उसकी पत्नी बन चुकी है। वह जब प्यार से उसकी तरफ देख रहा था तो इश्की ने शरारत से कहा, थोड़ा सामने भी देख लीजिए, सब लोग आपको ही देख रहे हैं। इश्की ने जैसे ही मुड़कर रियांश की तरफ देखा, वह मुस्कुराते हुए बोला कि उसे किसी की परवाह नहीं, उसे तो बस अपनी नई दुल्हन को देखते रहने का मन कर रहा है। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि इश्की की सांस थम सी गई। वह घबराकर बोली कि ऐसा कुछ मत कहिए, सबकी नजरें उन पर टिकी हैं। लेकिन रियांश तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वह हल्का सा झुककर बोला कि वह उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता है। कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि अपनी दुल्हन की तारीफ कर दे कि वह आज कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। इश्की ने शर्माते हुए कहा कि वह पागल हो गए हैं, लोग देख रहे हैं, और माँ तो गुस्से से उसे ही घूर रही हैं, जैसे सारी गलती उसी की हो। रियांश हंस पड़ा और धीमे से बोला कि माँ को रहने दो, उन्हें उससे ज्यादा अपने पति की फिक्र करनी चाहिए। वह फिर उसके करीब आकर फुसफुसाया कि वह थोड़ा सिर पकड़कर ऐसा दिखाए कि उसे तेज दर्द हो रहा है। तभी वह सबको कह देगा कि दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं और उसे कमरे तक ले जाएगा। इश्की ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा और बोली कि आखिर अचानक ये अजीब सा आइडिया क्यों आ गया? वह बिल्कुल ठीक है, किसी से झूठ नहीं बोलने वाली। रियांश थोड़ा खींच कर बोला कि बचपन में तो वह उसकी हर बात मानती थी और अब तो जैसे बहस करने लगी है। इश्की उसकी यह बात सुनकर हंस पड़ी और उसे हंसते देख रियांश भी मुस्कुराने लगा। इश्की ने धीरे से कहा कि बस थोड़ी देर की ही बात है, लेकिन पूरी जिंदगी वह उसके साथ रहने वाली है, कहीं नहीं जाएगी। रियांश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला कि वह उसे जाने ही नहीं देगा, एक पल के लिए भी नहीं। इश्की शर्म से लाल होकर बोली कि हाथ छोड़ दीजिए, सब देख रहे हैं। रियांश ने और भी छेड़ते हुए कहा कि हाथ ही तो पकड़ा है, इसमें भी रोक लगाने लगी हो क्या? इश्की ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रियांश ने जैसे इरादा कर लिया हो, उसने उसका हाथ और भी मजबूती से थाम लिया। सामने बैठी बड़ी ठाकुराइन ये सब देख रही थीं। उन्हें इश्की को बहू की तरह स्वीकार करना मजबूरी तो थी, लेकिन बेटे का यह बेपरवाह प्यार उन्हें भीतर ही भीतर खटक रहा था। फिर भी वे समझ गई थीं कि अगर उन्होंने इश्की से जरा भी सख्ती की तो बेटा उसे लेकर घर ही छोड़ देगा। इस डर और बेटे के भविष्य के कारण उन्होंने चुपचाप इश्की को अपना लिया। कार्यक्रम खत्म होते ही रियांश उसका हाथ पकड़े सीधा अंदर की ओर बढ़ गया और इश्की उसकी पकड़ में हल्के हल्के खिंचती हुई पीछे चल दी। रियांश के इस जुनून को देखकर इश्की के दिल में एक अनकही खुशी भर गई। उसे लगा कि किस्मत ने उसके हाथ में सच में एक ऐसा साथी दे दिया है जो उसे टूट कर चाहता है और जिसके साथ उसकी जिंदगी अब वाकई में खूबसूरत बनने लगी है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्यार तभी खूबसूरत होता है जब उसमें इज्जत, भरोसा और साथ हो। रिश्तों में छोटी छोटी नाराजगियों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की कदर से घर बसता है। अगर दिल साफ हो और नीयत सच्ची, तो हर रिश्ता उम्र भर टिका रहता है। प्यार दिखाने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला हमारी मौजूदगी को